आज हम दो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक है क्लोजिंग कंसेप्ट और दूसरा है ट्रेंड्स को एनालाइज करना। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक बार कल की क्लास में और पिछली क्लासेस में जो हमने डिस्कस किया था उन टॉपिक्स पे आते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी मीडिया एक बहुत ही जबरदस्त डिमांड जोन में आ रहा है, जिसको ईयरली टाइम फ्रेम, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम, क्वार्टरली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम का पूरा सपोर्ट है। और सेम टाइम पे डेन नेटवर्क्स भी उसी डिमांड जोन में आ रहा है और इसको हमने मार्क कर लिया था। हालांकि मार्किंग हमारी कंपैरेटिवली मैंने 46 रुपए 60 पैसे पे बोली लगाई थी। चाहता तो मैं बोली थोड़ी सी नीचे भी लगा सकता था, पर क्योंकि मुझे दिख रहा था कि सेम टाइम पे स्टॉक इसी सेक्टर में भी आया है और सेक्टर में भी बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, इंक्लूडिंग द स्टॉक, तो मुझे मालूम था कि कहीं ना कहीं ये विक्स से पहले ही प्राइस चल जाएगी। मैंने 46 रुपए 60 पैसे पे खरीदी, 50 रुपए 70 पैसे पे आज एग्जैक्टली 2:1 का मुझे टारगेट मिल गया। हालांकि इस स्टॉक में मैं बहुत बुलिश हूं, इसमें मैं फर्दर बाइंग भी करूंगा अगर ये मुझे और छोटे लेवल्स पे मिलता है। और छोटा लेवल जैसे 42.50 तो मैं और बाय करने वाला हूं, और अगर ये मुझे मिलेगा 34.50 तो मैं इसे भर भर के खरीदने वाला हूं। ये दो लेवल्स और याद रखना जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। और अगर कहीं ये 26-27 रुपए पे मिलता है तो ताबड़तोड़ खरीदारी होने वाली है इस शेयर के अंदर। पर अभी ताबड़तोड़ खरीदारी का वक्त कंफर्मेशन एंट्री के बाद आता है मोस्टली। अग्रेसिव ट्रेडर यहीं से 46 रुपए 60 पैसे से ही डेन पर लॉन्ग हो गए हैं, और जो उनका सबसे पहला टारगेट है, यह हमारे सामने डेली का एक चार्ट खुला हुआ है। डेली के सप्लाई जोन पे आज पहुंची कैंडल लेग इन बेस लेग आउट ड्रॉप बेस ड्रॉप वाले सप्लाई जोन पे, और यहीं से प्राइस ने वापस एक बार नीचे पुश बैक लिया और एग्जैक्टली हमारे 2:1 के टारगेट पर कैंडल क्लोज हो गई। अभी इससे ऊपर रोकने के लिए डेली बेसिस पे क्या है टाइम फ्रेम पे, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। सारी की सारी बेस कैंडल्स हैं जो प्राइस को एक बार ऊपर जाने से रोकेंगी। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे भी कोई अच्छी लेग आउट नहीं बनी है। मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे भी पीछे सारा का सारा जो एरिया है वो बेस कैंडल वाला है, यानी कि गार्बेज एरिया है। ऑलमोस्ट 114-15 रुपए तक इसको रोकने के लिए कुछ अच्छा नहीं दिखता, और उसके ऊपर भी चला जाऊं तो यहां पर भी सारा गार्बेज एरिया है जो कि लगभग 150 रुपए तक है, और यहां तक भी प्राइस को रोकने के लिए कुछ नहीं दिखता अंटिल रुपीज 154। 154 वाला सप्लाई जोन पुराने सप्लाई जोन से टेस्टेड है। तो इनिशियली अगर मैं मेरा टारगेट बताऊं तो डेन में जो मैं लेके चल रहा हूं वो लगभग लगभग 150 रुपए के टारगेट मैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लेके चल रहा हूं। आप अपने एनालिसिस के हिसाब से अपने टारगेट सेट कर सकते हैं। पर अगर आज किसी ने ट्रेड ली होती डेन नेटवर्क में, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, आज उसके टारगेट 2:1 की उसे एक बहुत अच्छी ट्रेड मिली। और जैसे ही प्रॉक्सिमल लाइन से पहले हमने एंट्री ली, जैसे ही प्रॉक्सिमल लाइन को टच किया कल इसने, आज प्राइस वहीं से प्रॉक्सिमल लाइन पे दोबारा ओपन अप हुई और वहीं से प्राइस ने रिवर्सल देके 2:1 का टारगेट अचीव करा दिया। तो अगर हमने 10,000 रुपए अपनी कैपिटल रिस्क पे रखी होती तो आज हम 20,000 का रिवॉर्ड लेके जाते, और 1,000 रुपए की कैपिटल अगर रिस्क पे रखी होती तो आज हम 2,000 रुपए का रिवॉर्ड लेकर के जाते। तो अब ये रिस्क रिवॉर्ड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हम 10th क्लास में सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। ये क्लास की सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज सेक्टोरियल एनालिसिस, और आज के टॉपिक की है। और आज के टॉपिक का हमारा नाम है क्लोजिंग कंसेप्ट। आज के टॉपिक का हमारा नाम है क्लोजिंग कंसेप्ट। जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया वो 10 में से 9 बार प्रॉफिट कमा के निकलेगा। इसीलिए इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। क्लोजिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, मैं आपको पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं। लेट इट बी
ये एक सेलिंग की कैंडल है। रेड कैंडल मतलब सेलिंग की कैंडल। उसके बाद एक बेस कैंडल बन सकती है। बेस कैंडल जितनी कम होगी मतलब फाइट उतना कम टाइम चली और प्राइस उतना जल्दी रिएक्ट कर गया। आज बिना बेस कैंडल बनाए ही डन में प्राइस रिएक्ट कर गया। क्यों रिएक्ट कर गया? क्योंकि वहां पर डिमांड जोन बहुत पावरफुल था और सिंगल बेस कैंडल वाला डिमांड जोन था जो प्राइस को बहुत ऊपर तक लेके गया। 68 तक के टारगेट उसी डिमांड जोन से आए। तो उसी डिमांड जोन पे आज हमें एंट्री मिली और हमने 2:1 का अपना टारगेट बुक किया। अब आते हैं वापस क्लोजिंग कंसेप्ट की बात पे। ये हमारी बाइंग की कैंडल है। ये हमारी बाइंग की कैंडल है। हम बाइंग की कैंडल को तब ऑथेंटिक मानेंगे जब बाइंग की कैंडल या बाइंग जोन हमारा सेलिंग जोन के ऊपर क्लोजिंग देगा। अगर मैं इसी एरिया में बात करूं, जिस एरिया में प्राइस अभी है, जो हमारे सामने अभी एक पिक्चर ड्रॉ हुई है, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की बात करूं तो इसी चीज में अगर हम देखें, ध्यान से समझें, तो टेक्निकली ये हमारा इस कैंडल का टॉप है, यानी कि सेलिंग प्रेशर यहां तक था। अगर इसके ऊपर क्लोज होती है हमारी बाइंग प्रेशर, अगर हमारी बाइंग प्राइस इसके ऊपर क्लोज होती है, तो जो ये हमारा नया डिमांड जोन बिल्ट हुआ है, इसने हमारे प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसने हमारे प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो हम इसे एक ऑथेंटिक डिमांड जोन मानेंगे। तो हमारे लिए हमारा जो ऑथेंटिक डिमांड जोन है उसकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है? हमारे लिए हमारे ऑथेंटिक डिमांड जोन की डेफिनेशन है, ऑथेंटिक डिमांड जोन इज अ एरिया, इज अ जोन that gives leg out closing above previous supply zone। अगर किसी प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर हमारे डिमांड जोन की क्लोजिंग आ जाती है, तो हम उसे मानेंगे कि हमारा जो डिमांड जोन है वो एक ऑथेंटिक डिमांड जोन है। इसको पिक्चर में एक बार समझते हैं दोबारा से और फिर हम चलेंगे अपने प्राइस एक्शन की तरफ। यहां पर एक सप्लाई जोन बना, मान लेते हैं ये एक लेग आउट कैंडल है और ये लेग आउट कैंडल से पहले बनी एक बेस कैंडल है। तो अल्टीमेटली अगर मुझे इसमें सप्लाई एरिया आइडेंटिफाई करना होगा, तो इस एरिया से लेके इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच में सारा का सारा जो है वो सप्लाई है। इन दोनों एरिया के बीच में सारी की सारी सप्लाई है। अब मुझे यह पता लगाना है कि जो इस सप्लाई जोन के बाद डिमांड जोन बना वो ऑथेंटिक है या नॉन ऑथेंटिक है। तो ऑथेंटिसिटी मैं कैसे चेक करूंगा? इसके बाद जो डिमांड जोन बन रहा है, चाहे वो एक बेस कैंडल से बना है या दो बेस कैंडल से बना है या बिना बेस कैंडल के बना है। हमने देखा ना कि आज जो डेन पे एक नया डिमांड जोन बना वो बिना बेस कैंडल वाला बना। अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ये मान लेते हैं कि एक सिंगल बेस कैंडल वाला हमारा एक डिमांड जोन है। मल्टीपल बेस कैंडल्स भी हो सकती हैं। और इस डिमांड जोन की क्लोजिंग अगर ये प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर है, चाहे किसी भी एरिया तक, लेकिन क्लोजिंग क्लोजिंग कहां से मेजर होती है? जहां ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है। अगर वो क्लोजिंग इस सप्लाई जोन के ऊपर है, तो जो हमारा डिमांड जोन बिल्ट हुआ है, इस डिमांड जोन को हम ऑथेंटिक डिमांड जोन
मानेंगे। ये हमारा ऑथेंटिक डिमांड जोन है। इसका मतलब इन फ्यूचर कभी भी प्राइस अगर इस एरिया में आएगी तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसने अपने से पिछले वाले सप्लाई जोन को खत्म करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये पिक्चर ऐसे भी बन सकती थी कि ये कैंडल ग्रीन ही होती यहां पर, इसके विक ऊपर तक जाती, प्राइस ऊपर तक जाती, लेकिन नीचे आके यहीं पर ही क्लोज हो जाती, प्राइस यहीं पर ही क्लोजिंग दे देता, यहीं पर दम तोड़ देता। तो क्या होता? तो इस सिचुएशन में ये नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन कहलाता। क्यों? क्योंकि प्राइस की क्लोजिंग इस सप्लाई जोन से पहले हो गई। अगर प्राइस की क्लोजिंग इस सप्लाई जोन के ऊपर होती तो हम मानते कि ये वाला डिमांड जोन पावरफुल है और ऑथेंटिक है। क्योंकि ये इस सप्लाई जोन को ब्रीच करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, इट मींस अभी भी इस सप्लाई जोन की पावर इस डिमांड जोन के ऊपर ज्यादा हावी है, और हम इसे ऑथेंटिक डिमांड जोन ना मानते हुए एक नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन मानेंगे और इस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्लोजिंग प्रीवियस डिमांड जोन, प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर है तो हम उसके ऊपर ट्रेडिंग जरूर करेंगे, तो हम उसके ऊपर ट्रेडिंग जरूर करेंगे। एक बार के लिए निफ्टी का चार्ट हम लोग ओपन करते हैं और इस ऑथेंटिसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। ये डेन का चार्ट खुला हुआ है। डेन में जो आज बना, ये डिमांड जोन बना एक नया। क्या ये डिमांड जोन जो लेग इन और लेग आउट वाला है, बिना बेस कैंडल के बना है, क्या इसे हम ऑथेंटिक डिमांड जोन आज तक के लिए मान सकते हैं? प्लीज रिप्लाई यस और नो। नो, नो। वेरी गुड हिरेन जी। देव्यांश जी आपने भी बिल्कुल सही गैस किया। सुमित जी आपने भी बिल्कुल सही गैस किया। ये एक ऑथेंटिक डिमांड जोन नहीं है। इसका मतलब प्राइस अगर दोबारा से इस एरिया में जाती है तो हमें बाइंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अभी तक इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड वाले एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। अगर इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो जो ये बिना बेस वाला भी जो ये छोटा सा एरिया है ना, हम इस एरिया को भी प्ले करेंगे और इस एरिया में भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में तलाशेंगे। निफ्टी की तरफ चलते हैं, आइए। निफ्टी में आपको बहुत क्लियर पिक्चर दिखेगी। हम डिस्कस कर रहे थे देवांश कल की क्लास में कि जो ये डेली पर जो ये डिमांड जोन बना है, ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है और ये डिमांड जोन जरूर चलेगा। आज अगर हम इसकी एंट्री अगर हमने प्लॉट की होती है एज पर रूल, तो हम प्रॉक्सिमल लाइन के ऊपर एंट्री प्लॉट करते हैं और डिस्टल लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लेते हैं और हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 2:1 का होता। मतलब 140, इसने 200 पॉइंट का अप मूव तो नहीं दिया, पर हां अभी तक 1.5:1 का अप मूव दे दिया है। अभी के लिए हम एक सप्लाई जोन की बात करते हैं। यहां पर ना इस सारे को हटा के सप्लाई जोन की सिर्फ बात करते हैं। यहां पर हमें डेली का एक सप्लाई जोन दिख रहा है। इस आरएसआई सब चीजों को हटा देते हैं। लेग इन, बेस, लेग आउट, ये ऐसे ले लो, लेग इन, बेस, लेग आउट। ये बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, बहुत पावरफुल सप्लाई जोन है, जिसने कल आधे से ज्यादा जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनके बेचारों के पसीने छुड़ा दिए। 70, 80, 90% पैनिक में आ गए और उन्होंने कहा भाई इतनी तगड़ी अगर मार्केट में सेलिंग है तो हम तो रिजाइन ही कर देंगे, हम नहीं खेल सकते इस एरिया को। ये यहां पर ये सप्लाई जोन है, ये रहा, इसको हमने मार्क कर दिया, इसको हमने मार्क कर दिया। और ये नीचे निफ्टी का एक डेली का डिमांड जोन है, हमने इसको भी मार्क कर दिया। दोनों एरियाज को हमने मार्क कर दिया और प्राइस अभी तक इस सप्लाई जोन में नहीं गई है। लेकिन क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या ये वाला सप्लाई जोन एक ऑथेंटिक सप्लाई जोन है या नहीं है? क्या उस एरिया में जब प्राइस दोबारा जाए तो हमें उस एरिया को प्ले करना चाहिए या नहीं? सेलर बनना चाहिए, दिव्यांश को ऐसा लगता है। सुमित जी कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिरेन जी आपका क्या विचार है इस बारे में?
यस, हिरेन जी भी कह रहे हैं यस, तो 2 हमारे पास यस हैं, 1 हमारे पास नो है। दोनों को ही रिगार्ड करते हैं और दोनों की ही बात को समझते हैं। जिन्होंने यस बोला उन्होंने शायद ये सोच के बोला कि इसके पीछे एक डिमांड ज़ोन था, जो कि ये छोटे से वाला था। हालाँकि ये वाला एरिया, ये 3 बेस कैंडल वाला, लेकिन इसके पास कोई लेग आउट नहीं है। मैंने अभी आपको बताया लेग आउट को हम तब लेग आउट कंसीडर करेंगे जब वो लेग इन से बड़ी होगी। जैसे यहां लेग इन है, बेस है, फिर लेग आउट है। तो क्या ये डिमांड जोन ऑथेंटिक था? 200% ऑथेंटिक था। क्यों? क्योंकि इसने लेग इन के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। ना सिर्फ लेग इन के ऊपर क्लोजिंग दी, बल्कि निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे ले जाने के लिए जो डिमांड जोन रिस्पॉन्सिबल था वो यही वाला डिमांड जोन था, जो निफ्टी को अभी के अभी ऑल टाइम हाई 22,500 तक लेके गया। उसका सारा का सारा प्राइस एक्शन यहीं से शुरू हुआ था। तो ये तो एक ऑथेंटिक डिमांड जोन था। अब बात करते हैं सप्लाई जोन की ऑथेंटिसिटी की। लेग इन, बेस, लेग आउट करके बहुत पावरफुल लेग आउट वाला सप्लाई जोन बना है। इस एरिया में प्राइस दोबारा नहीं आई है। अगर इस एरिया में प्राइस दोबारा आए, अगर इस एरिया में प्राइस दोबारा आए, देखिए अभी तो बना ही है ना, और प्राइस आने के बाद, या चलिए अभी मान लेते हैं आज के दिन में, तो हम इस सप्लाई जोन को नॉन ऑथेंटिक बोलेंगे, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस के एक भी डिमांड जोन को ब्रीच नहीं किया। एक भी डिमांड जोन को ब्रीच नहीं किया। आज भी जब प्राइस इस एरिया में आई तो निफ्टी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट ऊपर गई। एक बार के लिए निफ्टी 200 पॉइंट के करीब ऊपर थी। हाँ, थोड़ा सा प्राइस नीचे आया था, इसके बॉटम तक को टच किया, फिर वहां से फिर चढ़ गया प्राइस, जहां से कल ऊपर गया था प्राइस। आज भी उसी एरिया से सारी बाइंग लेके प्राइस ऊपर गया। आज के लिए ये वाला सप्लाई जोन नॉन ऑथेंटिक है। रीजन भी, एक बार के लिए चलेगा, यहां पर सेलिंग प्रेशर बनेगा। वो कितना तगड़ा बनेगा? बहुत तगड़ा बना और इस डिमांड जोन को ब्रीच कर गया, तो नेक्स्ट टाइम हम इस सप्लाई जोन को ऑथेंटिक मान लेंगे। फॉर द टाइम बिंग ये सप्लाई जोन हमारे लिए ऑथेंटिक नहीं है। हालांकि एक बार के लिए प्राइस को नीचे जरूर लाएगा, रिएक्शन जरूर देगा, लेकिन ऑथेंटिक इसलिए नहीं है क्योंकि इस सप्लाई जोन ने, जब ये सप्लाई जोन बना, तो इससे पहले बने हुए डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। ये रेड कैंडल अगर यहां कहीं डिजिटल लाइन के नीचे क्लोज हो जाती, तो हम मान लेते कि ये जो सप्लाई जोन बना है ये ऑथेंटिक है और इसने अपने प्रीवियस डिमांड जोन को ब्रेच कर दिया। भाई, अब की बार तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी 200 नहीं 500% है। अब आप टेक्निकली खुद समझो भाई, यहां पर अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, प्राइस नीचे जाएगी, एटलीस्ट डेली का डिमांड जोन तो चाहिए ना निफ्टी में प्राइस को रोकने के लिए, और वो इससे पहले था ही नहीं। तो इससे पहले नहीं था तो प्राइस ने अल्टीमेटली यहां तक तो आना ही था, चाहे वो 500 पॉइंट की कैंडल बनाती, चाहे 1000 पॉइंट की बनाती। यहां तक प्राइस आई, डिमांड जोन में गई, नेक्स्ट फिर ऊपर। तो ये जो सप्लाई जोन है ये फॉर द टाइम बिंग हमारे लिए नॉन ऑथेंटिक है। लेकिन अगर प्राइस इस एरिया में दोबारा जाती है, उसके बाद रिएक्ट करती है और प्राइस इस डिजिटल लाइन के नीचे कहीं क्लोजिंग दे देती है, तो हम मानेंगे कि ये वाला डिमांड जोन तो ब्रीच हो गया, इसकी अब कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन ये वाला सप्लाई जोन अब हमारे लिए एक ऑथेंटिक सप्लाई जोन है। क्या यहां तक की बात आप समझ पा रहे हैं? मैंने छोटी सी पिक्चर में आपको बताया, ज्यादा बड़ी पिक्चर में नहीं बताया। यस, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन। थैंक यू देव्यांशी। आगे चलते हैं, एक पिक्चर को और समझते हैं इसी चार्ट पर, क्योंकि हमें क्लोजिंग कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। निफ्टी में अगर मैं इसे लेग इन दोनों को बेस और इसको लेग आउट मान लूं, तो क्या ये कोई सप्लाई जोन दिख रहा है? या इतना ही मान लूं कि यार इस एरिया से ना कुछ सेलिंग आई थी, ये वाले एरिया से, इस एरिया से ना कुछ सेलिंग आई थी, जो प्राइस को एक बार के लिए नीचे लेके गई थी। इस एरिया से कुछ तो था, अब क्या था पता नहीं, लेकिन अल्टीमेटली ओरिजिन वाली जो हमने क्लास पढ़ी है, ओरिजिन वाली क्लास के अकॉर्डिंग तो इस एरिया में सेलिंग थी, जो प्राइस को एक बार के लिए नीचे लेके आई और बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे ले आई। इतना नीचे लेके आई कि कुछ रिटेलर्स ने यहां पे भी कानों को हाथ लगा लिए और बोला हम नहीं खेल रहे, हम यहां से आउट हैं। दूसरी बार जब प्राइस इसी एरिया में गई,
फिर नीचे आई और अल्टीमेटली यहां पर एक डिमांड जोन बना, लेग इन, बेस, लेग आउट, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइस ऊपर जा रही है और प्राइस ऊपर जाते जाते इस इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, जिसको हम प्रीवियस सप्लाई जोन बोल रहे हैं, और अल्टीमेटली प्राइस की क्लोजिंग यहां पर हो जाती है। तो जो ये डिमांड जोन बना है लेग इन, बेस, लेग आउट का, क्या ये हमारे लिए ये वाला एरिया मैं मार्क कर देता हूं एक बार के लिए, 21,772 से लेके, ये एक्सेप्शनल मार्किंग है, 21,530 का जो एरिया बना है। हालांकि एरिया बहुत बड़ा है, इस एरिया में हमें ट्रेड नहीं लेनी, सिर्फ एक डिस्कशन के लिए हम बात कर रहे हैं। क्या इस एरिया को हम ऑथेंटिक डिमांड जोन मानेंगे या नहीं मानेंगे? सुमित जी, हिरेन जी, दिव्यांश जी अगर हैं लाइन पर तो प्लीज मैसेज करें। यस, मानेंगे, क्योंकि उसने प्रीवियस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप तीनों के कंफर्मेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और डिमांड जोन की हम बात करते हैं। इन दो डिमांड जोन के नीचे एक ये वाला डिमांड जोन है, लेग इन, बेस, लेग आउट। इस एरिया में जब प्राइस आई तो देखो हुआ क्या, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि नॉन ऑथेंटिक जोन नहीं चलते, नॉन ऑथेंटिक भी चल जाते हैं। ये रहा ये डिमांड जोन। इससे पहले सप्लाई जोन कौन सा था? यहां पर कहीं इन दोनों के बीच में कोई सेलिंग रही होगी, ये वाला एक कोई सप्लाई जोन रहा होगा। मुझे नहीं पता एक कौन सा सप्लाई जोन था, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ सेलिंग थी जो प्राइस को नीचे ला सकती थी। तो इस ग्रीन कैंडल को बेसिकली यहीं पर रोक लिया, और नेक्स्ट डे जब प्राइस थी तो यहीं से ही रिवर्स आ गई, क्योंकि यहां पर कुछ है नहीं ना। तो ये वाला जो डिमांड जोन था, ये वाला ऑथेंटिक था या नॉन ऑथेंटिक था? ये वाला डिमांड जोन नॉन ऑथेंटिक था। रीजन बीइंग, उसने इस सेलिंग के ऊपर तक विक तो लेके गया, पर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो अल्टीमेटली भले ही नेक्स्ट डे प्राइस इसके ऊपर खुली, लेकिन अल्टीमेटली वापस नीचे आई। और जब इस डिमांड जोन में आई, तो मैं कह रहा हूं कई बार नॉन ऑथेंटिक भी चल जाते हैं। तो ये नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन भी चला और प्राइस को कहां तक लेके गया? अल्टीमेटली इसी वाले सप्लाई जोन के डिस्टल लाइन तक प्राइस को लेके चला गया। और उस दिन क्या हुआ, निफ्टी में एक बार के लिए जो निफ्टी 300-400 पॉइंट ऊपर थी, वो वापस नीचे आई और एक बेस कैंडल बन के रह गई। नेक्स्ट डे प्राइस ने फिर से इस एरिया में बाइंग शुरू की और प्राइस ऊपर गई, इस एरिया से टकराई फिर से, जहां पर कुछ पेंडिंग सेलिंग के ऑर्डर थे, प्राइस को नीचे लाया, और ये लेग इन और ये लेग आउट। अब इन दोनों के बीच में भी कोई बिना बेस का एक डिमांड जोन होगा, तो मैं मार्क करूं तो कुछ कुछ इस तरीके से होगा, ये वाला एरिया। हालांकि ये भी नॉन ऑथेंटिक है। क्यों नॉन ऑथेंटिक है? क्योंकि इसने अभी तक इस वाले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। प्राइस इस एरिया में आई, इसकी प्रॉक्सिमल को टच की। देखिए, बिना बेस वाला एक डिमांड जोन है, और ये बिना बेस वाले डिमांड जोन बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत तेजी से चलते हैं। इस एरिया में आई, जैसी प्रॉक्सिमल लाइन को टच की, अब की बार प्राइस इन सब के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो अब की बार जो ये वाला एरिया, जो एक नया डिमांड जोन जो बना है, लेग इन, बेस, लेग आउट का, अनडाउटेडली ये एक ऑथेंटिक डिमांड जोन है। हो सकता है कल परसों में प्राइस इस एरिया में जाए, अगर प्राइस में बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा तो इस सप्लाई जोन पे एक बार के लिए रुकेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, और हो सकता है इसको ब्रीच करते हुए ऊपर निकल जाए। इस वाले सप्लाई जोन के फॉलोअप सप्लाई जोन से ही ये वाला सप्लाई जोन बिल्टअप हुआ है। बहुत ज्यादा इसने प्राइस को डाउन मूव दिया है, एक दिन में लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। हो सकता है प्राइस यहां से नीचे आए, ये वाला डिमांड जोन हो सकता है एक बार क्लियर होके, अगर ये वाला डिमांड जोन ब्रीच होता है, तो जो नीचे एक अच्छा डिमांड जोन है, ये वाला हो सकता है प्राइस को यहीं से रिएक्ट करा दे। और अगर ये भी नहीं चलता, तो इसके नीचे एक और डिमांड जोन है, ये वाला, जहां से प्राइस लास्ट टाइम मूव की थी। यानी कि इस डिमांड जोन के जहां खत्म हो रहा है, इसके जस्ट नीचे एक और बिना बेस वाला डिमांड जोन है, और इसके नीचे एक और डिमांड जोन है। तो इसका मतलब इस वाले डिमांड जोन की रिफ्लेक्शन से ये वाला डिमांड जोन बना,
और इसके रिफ्लेक्शन से ये नए वाला डिमांड जोन बना। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस पूरे मूव का ओरिजिन देखूं तो कहां है? ओरिजिन ये रहा, ओरिजिन ये रहा 21,242 के आसपास, जहां से सारा का सारा अपमूव, सारी की सारी गेम इस वाली कैंडल से 21,135 से शुरू हो रही है। क्या आप लोग क्लोजिंग कंसेप्ट के बारे में कुछ कुछ समझ पा रहे हैं कि सप्लाई जोन कब पावरफुल होगा? जब वो अपने से पहले बने किसी एक डिमांड जोन को ब्रीच करके उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दे। अगर क्लोजिंग नहीं दी तो पावरफुल नहीं है। और डिमांड जोन को हम ऑथेंटिक तब मानेंगे जब वो अपने से पहले बने या अपने बाद बने किसी एक सप्लाई जोन को ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हम मानेंगे भैया तेरे में दम था। इस वाले डिमांड जोन में तो अनडाउटेडली दम था। दिव्यांश, याद है आपको कल की क्लास में हम यही वाला डिमांड जोन डिस्कस कर रहे थे कि भाई इधर प्राइस आई, रुकी, कल चलेगी। आज वही सीन हुआ। कल जिस एरिया में प्राइस गई थी, आज उसी एरिया से प्राइस रिफ्लेक्ट करी और वापस यू टर्न लेके आ गई। आगे चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 2, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एनालाइजिंग ट्रेंड। एनालाइजिंग ट्रेंड भले ही हम थोड़ा सा डिले कर लें, लेकिन जो आज का क्लोजिंग कंसेप्ट है इसे समझना बेहद जरूरी है। मैं आपको एक आधा चार्ट और दिखाता हूं, उसके बाद हम नए वाले टॉपिक पे आते हैं। इस सब को डिलीट कर देते हैं, रिमूव ऑल टूल्स, सब डिलीट हो गया। एक बार के लिए यहां पर हम निफ्टी मेटल का चार्ट खोलते हैं। निफ्टी मेटल का ये डिमांड जोन कितना पावरफुल लग रहा है? लेग इन, बेस, लेग आउट, लेग आउट। प्राइस जब इस एरिया में आई तो ये दो लेग आउट वाला डिमांड जोन रोक ही नहीं पाया प्राइस को। कितनी वाहियात बात है यार कि आपके पास दो लेग आउट हैं लेकिन आप फिर भी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। वजह क्या रही होगी? वजह क्लोजिंग कंसेप्ट। इससे पहले बना सप्लाई जोन कहां था? इससे पहले जो अच्छा लेग आउट वाला सप्लाई जोन था, एक से ज्यादा लेग आउट वाला, वो ये रहा। इसका विक ले लेते हैं, डिस्टल लाइन ये रही। क्या जो ये डिमांड जोन बना, क्या ये वाला डिमांड जोन इसके ऊपर क्लोजिंग दे पाया था इसको? द आंसर इज नो। इसलिए जब दोबारा प्राइस इस डिमांड जोन में आई तो ये प्राइस को सस्टेन ही नहीं कर पाया और प्राइस सीधा गई इससे नीचे वाले एरिया में जहां पर वीकली और डेली का डिमांड जोन था, और प्राइस वहां पर जाके आज पूरा दिन उसी एरिया में घूम रही थी और हल्का सा डेली से बाहर आने की कोशिश की लेकिन बाहर आ नहीं पाई। इसका मतलब निफ्टी मेटल में अभी भी सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा है, क्योंकि प्राइस एक अच्छे खासे सेलिंग के साथ आई है और 3 बेस बनाते हुए 8,500 से घट के 7,500, 1000 पॉइंट का डाउन मूव निफ्टी मेटल जैसे एरिया में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। इस सेक्टर के अंदर ये डाउनफॉल है, इसीलिए प्राइस अब इसी एरिया में आई। अब वीकली का या डेली का ये वाला डिमांड जोन क्यों काम कर रहा है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार के लिए। वीकली पे चलते हैं। ये रहा वीकली का, कोई सप्लाई जोन बना ही नहीं वीकली का। लेग इन, बेस, 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 लेग आउट बन ही नहीं पाई। और प्राइस ने क्या किया? प्राइस ऊपर गया और प्राइस ने इस प्रीवियस सप्लाई के ऊपर, यहां तक विक तक सप्लाई रही होगी ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। दोबारा से प्राइस इस एरिया में आई और एक और जो सप्लाई बिल्टअप हुई थी, प्राइस ने उसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो जब प्राइस ने इसी डिमांड जोन में दोबारा जब प्राइस आएगी तो वो चलने की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसी डिमांड जोन ने एक सप्लाई और दो सप्लाई को ब्रीच किया है। दोबारा जब आई प्राइस तो भी चली है ना, और दोबारा चली ही नहीं है बल्कि जो एरिया सप्लाई का बना था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो आज जब दोबारा से इस एरिया में प्राइस आई, बॉटम तक गई, तो प्राइस यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये वाला जो डिमांड जोन है वीकली का, ये एक ऑथेंटिक डिमांड जोन है जिसमें जब पहली बार प्राइस आई, जब ये पहली बार बिल्टअप हुआ तो इसने प्रीवियस सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग दी, और जब दोबारा इसके अंदर प्राइस आई और फिर ऊपर गई, भले ही ये टेस्टेड हो गया लेकिन टेस्टेड होने के बावजूद जो 8333 के ऊपर इसकी हाईएस्ट सेलिंग थी
उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी। नेक्स्ट डे फिर वहीं से सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ, तो क्योंकि हम इसकी स्ट्रेंथ को जान चुके थे, हम इसकी ऑथेंटिसिटी को जान चुके थे, तो इस वीकली को कोइंसाइड करता हुआ जब ये डेली का डिमांड जोन हमें दिखा, तो यही डेली के डिमांड जोन के बॉटम से प्राइस रिएक्ट कर गई और ऊपर की तरफ आ गई। क्या ये क्लोजिंग कंसेप्ट हमें क्लियर है? क्योंकि ये क्लोजिंग कंसेप्ट अगर हम समझ गए, तो ये समझिए कि इस गेम के अंदर हमने 60-70% महारत हासिल कर ली। मैक्सिमम गलती कोई भी डिमांड सप्लाई जानने वाला रिटेलर भी यही करता है कि वो क्लोजिंग कंसेप्ट को इग्नोर कर देता है। वो सिर्फ ये देखता है कि यार यहां तो दो लेग आउट हैं, एक ही बेस कैंडल है, ये वाला एरिया तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन जब प्राइस इस एरिया में आती है तो इसको डिफीट कर जाती है, इसको ब्रीच कर जाती है और इसके नीचे वाले एरिया से चलती है। तब वो कंफ्यूज होता है, यार मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया, यहां तो प्राइस चलनी चाहिए थी, यहां तो मुझे डेली के ईएमए 20 का भी सपोर्ट था, ईएमए 50 का भी सपोर्ट था, सारे सपोर्ट थे, पर यहां से प्राइस नहीं चली। प्राइस कहां से चली? वीकली वाले एरिया से। अब अगर ये वीकली वाला एरिया भी इसका ब्रीच हो जाता है, तो उसके बाद निफ्टी मेटल को खरीदने के लिए अच्छा एरिया कौन सा है? 6500 का एरिया, जहां पर मैंने लिख रखा है गुड एरिया टू बाय मेटल स्टॉक विद फुल फोर्स। और 6500 6900 का शायद ये एरिया है, 6700, और इसके नीचे एक और एरिया है 6500 का, जहां पर मैंने लिख रखा है बेस्ट एरिया टू बाय मेटल स्टॉक्स विद फुल फोर्स वीकली कोइंसाइडिंग ऑल बिग टाइम फ्रेम्स। अगर मैं देखूं तो निफ्टी मेटल में गिरने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हाफ ईयरली का डिमांड जोन ही यहीं पर बना है। हाफ ईयरली के नीचे एक और हाफ ईयरली है उसको सपोर्ट करने के लिए। क्वार्टरली का डिमांड जोन लेग इन बेस लेग आउट अगर मानूं तो यहीं पर ही है लगभग लगभग, जिसको मैंने मार्क नहीं किया क्योंकि मुझे हाफ ईयरली के अंदर ही दिख रहा था। मंथली पे भी ये रहा, लेग इन बेस 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 लेग आउट, दो लेग आउट वाला एक अच्छा आलीशान डिमांड जोन। और इसी के अंदर जब ये वीक की एक कैंडल दिखती है जो कि लगभग लगभग 6700 के आसपास है, शायद 6700 के आसपास है, तो इस 6700 वाली कैंडल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सबसे कमाल की कैंडल ये 6500 वाली है। आप में से जो भी कोई लास्ट क्लास में एक्टिव था वो मुझे इसका जवाब दे सकता है, मैं इस एरिया को बेस्ट एरिया क्यों बोल रहा हूं, ये वाले एरिया को, ये एरिया बेस्ट एरिया क्यों है? आप में से जो भी कोई लास्ट क्लास में था वो इसका आंसर दे सकता है, जिसने भी लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखी है, कल वाली क्लास की। प्लीज मैसेज करके बताएं कि ये वाला एरिया बेस्ट एरिया क्यों है। ओरिजिन, यस, यहां से लेके यहां तक का जो ये सारा अप मूव आया ना, उसका ओरिजिन ये है। और इससे भी अच्छा कब होगा? जब प्राइस इस एरिया में आएगी या इस एरिया में आएगी, तब रिटेलर पैनिक होगा 5500 पे, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस 0.1% भी नहीं लेगा और इधर भर भर के बाइंग होगी। देन जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, निफ्टी मीडिया जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, 2500 से घट के 1750 तक आ गई, 1771 तक। कितना परसेंट का डाउन मूव हुआ है? क्लोज टू 30-35% का डाउन मूव। एक बार के लिए हम इसको स्केल पे मेजर करते हैं। यहां से चली, रास्ते में रुक दिया, नीचे तक लाओ भाई, यहां तक 29.55% का डाउन मूव, 30%। मतलब अगर आपने 300 रुपए इन्वेस्ट कर रखे तो लगभग आपकी इन्वेस्टमेंट में से 100 रुपए गायब हो गए। अब कितने लोगों के पास कॉन्फिडेंस बचेगा कि वो इस एरिया में आके बाइंग करें? लेकिन क्योंकि मुझे मेरी स्टडी बता रही है कि यार इस एरिया में ना बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल बाइंग है, और इतनी जबरदस्त बाइंग है जो 3 महीनों तक हुई है, क्वार्टर तक इस एरिया में बाइंग हुई है, मंथली तक इस एरिया में बाइंग हुई है, ईयरली तक इस एरिया में बाइंग हुई है। तो एक बार जब प्राइस इस एरिया में आएगी तो तरीके से रिएक्ट करेगी। आई, रिएक्ट की, एक बार के लिए 1850 तक गई, हाँ थोड़ी सी बेस कैंडल बना के छोड़ दिया। अभी आगे का प्राइस मूव, प्राइस एक्शन देखना बाकी है, पर मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतरीन एरिया है। इससे भी अच्छा एरिया कौन सा है जहां पर बाइंग और ज्यादा बनती है?
निफ्टी मीडिया के शेयर्स में, इसके जस्ट बॉटम से लगता हुआ ये वाला एरिया 1636 वाला, जिसकी रिफ्लेक्शन से ये फॉलो अप डिमांड जोन बना और ये प्राइस को ऊपर तक लेके गया पूरा ये एरिया। तो अभी हम ट्रैप वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में अचानक से जब 1636 के लेवल पे आएगी, लोग यहीं पर ही अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके नीचे एक और डिमांड जोन है और यहीं पर लोग ट्रैप हो जाएंगे, रिटेलर ट्रैप हो जाएगा और अपने सौदा काट लेगा, जबकि यहीं पर ही आके एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मोटे अमाउंट की बाइंग करेगा इसी एरिया में आके। और ये ट्रैप वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ट्रैप से कैसे बचना है, बेस्ट एरिया कैसे फाइंड आउट करने हैं। निफ्टी मेटल में आज हमने ओरिजिन फाइंड आउट किया। आपको आज सिर्फ ये ओरिजिन भी अगर हम समझ गए ना तो हमारी आज की क्लास सफल है। निफ्टी ऑयल एंड गैस, क्या जबरदस्त हुआ इसमें, इसमें खेला कर दिया इसने। निफ्टी ऑयल एंड गैस ने खेला कर दिया। अगर मैं इसमें डिमांड जोन मार्क करूं तो इस कैंडल ने कितने कितने डिमांड जोन ब्रीच किए। ये फरवरी के उस महीने की तरह जिसने बहुतों के दिल तोड़ दिए। ध्यान से देखना इस सप्लाई जोन को, जो ये सेलिंग प्रेशर आया। एक डिमांड जोन ये था लेग इन बेस लेग आउट का, ये एक बार के लिए चला और 2:1 का टारगेट दे गया। उसके बाद जब सेलिंग प्रेशर आया तो ना तो ये डिमांड जोन टिका ना ये डिमांड जोन टिका, बीच में कहीं पता नहीं कहां से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कुछ फ्रेश बाइंग आई इस 50 ईएमए के पास, डेली के 50 ईएमए के पास, और प्राइस यहां से रिएक्ट कर गई। तो ये वाला डिमांड जोन ऑथेंटिक क्यों नहीं था, ये वाला डिमांड जोन ऑथेंटिक क्यों नहीं था, ये और ये तो ऑथेंटिक नहीं है। और ये साफ दिख रहा है, किस बात से दिख रहा है कि जो प्रीवियस टाइम पे जो इनकी विक जो हाईएस्ट गई थी, सेलिंग वाली विक हाईएस्ट जो गई थी, इससे प्रीवियस सप्लाई जोन की वो ये रही, और इसके ऊपर इस डिमांड जोन ने भी क्लोजिंग नहीं दी और इसने भी नहीं दी। तो इधर के ऊपर इन दोनों डिमांड जोन का टिकना तो बनता ही नहीं था, डिस्पाइट इस डिमांड जोन ने प्राइस को एक दिन और 2 दिन रोक के रखा। पहले दिन तो 1:2 का टारगेट भी दे दिया, दूसरे दिन प्राइस को रोक के रखा, पर जब सेलिंग कंटिन्यू रही तो ये बेचारा प्राइस को रोक नहीं पाया और प्राइस और नीचे आती चली गई। ये वाला डिमांड जोन भी नहीं रोक पाया, ऑल दो ये एक ऑथेंटिक डिमांड जोन था लेग इन बेस लेग आउट का, ये भी नहीं रोक पाया क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर कल बहुत ज्यादा था। और प्राइस चली कहां से आके अल्टीमेटली 50 के ईएमए से। अब 50 के ईएमए से, या अगर मैं इधर एक लाइन ड्रॉ करूं तो लेग इन 3 बेस और लेग आउट वाले इस डिमांड जोन की विक से, लेग इन 3 बेस कैंडल और लेग आउट वाली इस डिमांड जोन की, इस कैंडल की विक से प्राइस टकराई। अगर मैं प्रॉक्सिमल रखता, इसे थोड़ी सी पहले रखता, जहां पर 50 ईएमए का भी सपोर्ट था और प्राइस यहां से रिएक्ट हुई। इसका मतलब निफ्टी ऑयल एंड गैस ने बहुत बड़े बड़े कल डिमांड जोन्स को ब्रीच किया। एक तो ऑथेंटिक को ब्रीच किया और एक नॉन ऑथेंटिक को ब्रीच किया, और नीचे वाले एरिया में आके, खैर ये तो इसकी रिफ्लेक्शन से बना था, इसको हम नहीं ले रहे, नीचे वाले एरिया में आके ये तीसरे डिमांड जोन के विक से चला। अभी भी अगर इसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो सिर्फ एक ये वीकली का डिमांड जोन है इसको रोकने के लिए, जिसने एक अच्छी क्लोजिंग दी है, प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेके गया है। 10,000 से प्राइस को 12,000 तक ले जाने में इस वीकली के डिमांड जोन का बहुत बड़ा हाथ है। ये रहा वीकली का वो डिमांड जोन। और जब भी कभी ऐसी एक रैली के अंदर भले ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग दिख रही है, दिव्यांश इस पॉइंट को नोट कर लेना, सभी लोग नोट कर लेना, इसको नोट्स में मेंशन कर लेना। जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग दिखे या एक प्रॉपर रैली दिखे, और प्रॉपर रैली के अंदर अगर एक सिंगल रेड कैंडल हो, वो सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा। और अगर पूरे ड्रॉप के अंदर एक सिंगल ग्रीन कैंडल हो तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा। तो इस डिमांड जोन के सहारे निफ्टी ऑयल एंड गैस आगे बढ़ रहे हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस में इस डिमांड जोन के बाद इस हाफ ईयरली के बॉटम पे जो ये वीकली का बना हुआ है, अब अगर आने वाले टाइम में अगर आपको क्रैश दिखे तो मैं आपको क्रैश के लिए पहले ही आगाह कर रहा हूं,
8,187 के लेवल से पहले ऑयल एंड गैस सेक्टर में इस वीकली के डिमांड जोन को छोड़ के, जो लगभग लगभग 10,530 पर है, कोई चीज है ही नहीं जो इस पूरे ड्रॉप को रोक दे, क्योंकि कोई अच्छा पीछे डिमांड जोन बना ही नहीं है एक्सेप्ट ये बॉटम पे। ये बॉटम हाफ ईयरली को कोइंसाइड कर रहा है, और इसका भी जो बॉटम है ये वाला, ये मंथली, क्वार्टरली, वीकली, हाफ ईयरली सबको कोइंसाइड कर रहा है। ये वो पॉइंट जो ओरिजिन है, ये वो लाल बिंदी जो ओरिजिन है, ये जो डिस्टल लाइन है ना, ये मंथली की डिस्टल लाइन या क्वार्टरली की डिस्टल लाइन, ये यहां से पूरा प्राइस का अप मूव आएगा और प्राइस को ऊपर तक लेके जाएगा। अभी भी जो पूरा प्राइस का जो अप मूव आया है, जो सारा खेला हुआ है, वो इसी पॉइंट से शुरू हुआ है। और ये पॉइंट कहां पर है? ये पॉइंट को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये पीछे कहीं एक वीकली का डिमांड जोन है, लेग इन बेस लेग आउट वाला, जो एक बार के लिए टेस्टेड था, प्राइस को ऊपर लेके गया था। ऑथेंटिक नहीं था लेकिन टेस्टेड था, क्योंकि इसने इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी, लेग इन बेस 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 लेग आउट के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी थी। प्राइस वहीं से टकरा के वापस आया, और वापस आके इस बॉटम वाला जो लेग इन बेस लेग आउट का जो वीकली का डिमांड जोन है, यहां पर आया और ऊपर गया। और अब की बार जब ऊपर गया तो उसने सारे के सारे प्रीवियस कंसोलिडेशन को ब्रीच किया और निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर को ऑल टाइम हाई पर ले गया। अभी हम स्टॉक की जगह सिर्फ सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर कभी फ्यूचर में ये बहुत जोरों से गिरता है, लोग पैनिक होंगे 7421 पे, जब 11,000 से 12,000 से चीज घट के 7421 पे आ जाएगी, लोगों के पोर्टफोलियो आधे हो जाएंगे, 70-80% गिर जाएंगे। उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर आपने इस एरिया पे बिना पैनिक हुए, मतलब सच्ची बताऊं तो इस एरिया पे जब भी निफ्टी मेटल में प्राइस आएगा ना, मेरी साइकोलॉजी आधा परसेंट भी नहीं हिली होगी। और इस एरिया में जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलेगी, ये कंफर्मेशन हम कंफर्मेशन वाली क्लास में सीखेंगे, मैं इस एरिया पे एंट्री लूंगा और लॉन्ग हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये इस पूरे प्राइस के अप मूव का ओरिजिन है। कितना बड़ा अप मूव था देखते हैं एक बार करे। यहां से इसको रखते हैं और प्राइस को देखते हैं कहां तक लेके गया। 62.67%, 3 महीने और 2 हफ्ते के अंदर, सिर्फ 3 महीने और 2 हफ्ते के अंदर 62.67%। जब 3 महीने और 2 हफ्ते में प्राइस को 62% ऊपर लेके जा सकता है, तो कोई सेलिंग प्रेशर इसको नीचे भी ला सकता है और इससे कम टाइम में ला सकता है। लेकिन इस एरिया पे जो बाइंग होगी 74.2521 पे, वो अनडाउटेडली अगर मुझे कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं बहुत जबरदस्त तरीके से इस एरिया में बाइंग करूंगा। पहली बाइंग इस एरिया में, दूसरी बाइंग इस बॉटम वाले एरिया में, इस ओरिजिन पर, जहां से पूरा का पूरा 65-70% के करीब का अपमूव आया। इसको हम कंफर्मेशन एंट्री, इसको मैं कंफर्मेशन क्यों बोल रहा हूं, इस वाले वीकली के एरिया को मैं क्यों कह रहा हूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है? इससे पहले का सेलिंग प्रेशर कहां तक था? इस वीक तक 8655। जब प्राइस लेग इन बेस बेस लेग आउट और इस एरिया में ऊपर चलना शुरू हुई, तो इस सारे जो पहला सारा जो कंसोलिडेशन था इस पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर का, उसके ऊपर जिसने क्लोजिंग दी वो यही वीकली का डिमांड जोन है, जो लगभग 8200 रुपए के करीब है। तो जब 8200 पर ये पूरा सेक्टर दोबारा आएगा तो इधर खरीदना जबरदस्त तरीके से बनता है। और अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी होगी तो इस बॉटम वाले एरिया से करूंगा 7421, जहां से इसको पलटने और रोकने के लिए कोई चीज बचेगी नहीं। तो कंफर्मेशन जैसे मुझे इस 7221 वाले एरिया में मिलेगी, मैं लॉन्ग हो जाऊंगा। आप लोगों को अभी ऑप्शन ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सेबी बोलता है 90% से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर लॉस खाते हैं, कृपया इससे दूर रहें। तो अभी हमें उससे दूर रहते हुए अपने कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। आगे चलते हैं, एक और सेक्टर पे भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, निगाह डाल लेते हैं हल्की सी, ज्यादा इस इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक में क्या हुआ, डेली की पिक्चर देखते हैं। डेली पे लेग इन बेस बेस लेग आउट का एक ये अच्छा डिमांड जोन था, ये वाला,
ये बहुत अच्छा डिमांड जोन बना और मुझे ऑथेंटिक भी लगा। ऑथेंटिक है भी सही, क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग दी। इसने यहां पर क्लोजिंग दी जो कि सारी प्रीवियस सप्लाई के ऊपर थी। तो प्राइस जब इस एरिया में नेक्स्ट डे दोबारा आई तो चली भी सही। उसके बाद जब सेलिंग प्रेशर आया तो क्योंकि ये एक बार के लिए टेस्टेड डिमांड जोन था, ये टिक नहीं पाया। ये टेस्टेड डिमांड जोन टिक नहीं पाया। इसके नीचे लेग इन बेस, यहां पर फिर दो बेस कैंडल बन के रह गई। तो ये अलग डिमांड जोन है, ये एक अलग डिमांड जोन है। इस वाले डिमांड जोन ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन इस वाले ने दे दी थी। तो ये ऑथेंटिक तो चल गया, ये नॉन ऑथेंटिक डिमांड जोन नहीं चल पाया। उससे पहले एक डिमांड जोन बना था लेग इन बेस लेग आउट का। इसको एक बार के लिए मार्क करते हैं, ये रहा। इस वाले डिमांड जोन ने क्या किया, ये जो प्रीवियस जो सप्लाई थी जो यहां तक थी, इसके ऊपर जाके इस एरिया तक क्लोजिंग दे दी। इस एरिया तक क्लोजिंग दे दी। तो दोबारा जब इस एरिया में प्राइस ने आना था तो एक बार के लिए रुक के रिएक्ट करना बनता ही था। तो कल जब इस एरिया में प्राइस आई बड़े तेज सेलिंग प्रेशर के साथ, तो अल्टीमेटली इसी डेली के डिमांड जोन ने उस प्रेशर को रोका और आज उस प्रेशर को रिवर्स करके एक बेस कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। निफ्टी पीएसयू बैंक अपने स्टूडेंट्स को 2-2,500 के लेवल से मैं रेकमेंड करता आ रहा हूं कि भाई खरीद लो, और उन्हें भर भर के खरीदवाए भी हैं। मतलब मेरे पास तो नॉर्मल जो क्लास 12 के स्टूडेंट पढ़ने आते थे, उनमें से कुछ ने मेरे कहने पर, मेरे रिकमेंडेशन पर इंडियन ओवरसीज बैंक 20 रुपए में खरीदा था, जिसका हाईएस्ट 80 रुपए तक गया है। जिसका हाईएस्ट 80 रुपए तक गया है। ये रहा आईओबी, 80 से भी शायद ज्यादा गया है। ये अभी की ही कैंडल है, 82 रुपए 85 पैसे तक का इसका हाईएस्ट गया है। और ये यहां से जो इसका एक जो ईयरली का जो सप्लाई जोन था जो पहले भी टेस्टेड है, लेकिन क्वार्टरली पर यहां एक बिना बेस कैंडल का सप्लाई जोन था, लेग इन और लेग आउट वाला, ये चलना ही था। बिना बेस का ही सही, चलना ही था। मंथली पर क्लियर पिक्चर है, ये रही मंथली की क्लियर पिक्चर, लेग इन बेस लेग आउट, ये चलना ही था और ये चला, क्योंकि मंथली एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है और प्राइस को बहुत नीचे तक ले गया। तो जिन्होंने 20 रुपए पे साथ में खरीद रखा है ऑलमोस्ट इस एरिया में, उन्हें 80 रुपए पे तो मजा ही आ गया होगा। ये सारी चीजें ना, मुझे कैसे पता भाई, ये सारी चीजें चार्ट पे ऑलरेडी प्लॉटेड है। चार्ट को हम जितना अच्छे से रीड करेंगे, जितना अच्छे से हम क्लोजिंग कंसेप्ट को रीड करेंगे, उतना अच्छे से हम चीजों को डील कर पाएंगे। ये एक डिमांड जोन बना, बहुत तगड़ा डिमांड जोन बना, बहुत ही धांसू। लेग इन बेस लेग आउट, ये 20% वाली लेग आउट थी। लेकिन यहां पर एक मंथली का दानव बैठा था, मंथली का सप्लाई जोन बैठा था। तो जब डेली का एक डिमांड जोन है और सामने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की दूसरी तरफ मंथली की सेलिंग है, तो मंथली के सेलिंग प्रेशर के आगे डेली का डिमांड जोन ज्यादा देर नहीं टिकना था। पर ये एक ऑथेंटिक डिमांड जोन है, 20% का अप मूव दिया है। तो इस एरिया में जब कैंडल दोबारा आई, जब प्राइस दोबारा आया, तो प्राइस दोबारा आने के बाद चला और 2:1 से भी ज्यादा का एक बार के लिए इसने टारगेट भी दिया। लेकिन क्योंकि ये अपने मंथली के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया था, एक सिंगल कैंडल ने ही काइंड ऑफ अपने क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच कर दिया था। ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है जी, मैं मार्क कर रहा हूं। 62 रुपए से लेके 56 से लेके 62 तक के बीच में एक एक क्वार्टरली का लेग इन बेस लेग आउट, ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला एक सप्लाई जोन है, जिसको ये पूरे वाले क्वार्टरली के एक सप्लाई जोन को इस सिंगल कैंडल ने ब्रीच कर दिया। एक सिंगल दिन की कैंडल इतनी ज्यादा बाइंग आई इस प्राइस पे कि यहां से पूरे क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच कर गई। तो इस 56 रुपीज 43 56.43 रुपीज के एरिया में जब दोबारा प्राइस आएगी तो क्या वो बढ़ेगी? नहीं। आज वही हुआ। एक सिंगल डे की कैंडल ने जिस पूरे क्वार्टरली सप्लाई जोन को ब्रीच कर दिया था, आज जब इन दोनों कैंडल के, ये जो विक देख रहे हो आप और जो ये विक देख रहे हो, इन दोनों के बीच में कोई बाइंग प्रेशर है, जो हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इन दोनों के बीच वाले एरिया में आज जब प्राइस आई, तो यहां से देखिए कितना बड़ा मूव लगाया है। पर ये अभी हमारे लिए ऑथेंटिक था। जो नया यहां पर बना, ये अभी ऑथेंटिक इसलिए नहीं है
क्योंकि इसने लेग इन, बेस, बेस, बेस और लेग आउट वाले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो जो आज डिमांड जोन बना है ये ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन जो उस दिन डिमांड जोन बना था, जो अपने क्वार्टरली को एक सिंगल कैंडल में फाड़ के चला गया, उसने परवाह नहीं की, सामने क्वार्टरली का सप्लाई जोन है और डेली ने ही उसको फाड़ दिया और आगे बढ़ गया। आज प्राइस वहीं से रिएक्ट की, ऑथेंटिक है, इसीलिए आज ये चला। तो अगर हम ऑथेंटिसिटी समझ रहे हैं और कैंडल की पावर को समझ रहे हैं कि उस कैंडल ने किस टाइम फ्रेम के साथ लड़ाई लड़के उसके ऊपर क्लोजिंग दी, अगर डेली की कैंडल क्वार्टरली के ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो वो डेली की कैंडल कितनी पावरफुल है आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते। आज अगर लो और हाई का मैं इसमें कैलकुलेट करूं, एक बार के लिए इस पे कैंडल पे क्लिक करके देखते हैं। लो था 55 और हाई था 62। 55 रुपए का शेयर 62 रुपए सेम डे हो जाए, 7 रुपए का अप मूव दे दे, 5 रुपए 50 पैसे, 10% बैठते हैं। यानी कि आज लगभग लगभग 11-12% का अप मूव, मतलब फ्रॉम लो टू हाई, इस एक सिंगल डे की कैंडल ने दिखाया। उसकी वजह इससे पहले बना कैंडल जिसने क्वार्टरली के इस सप्लाई जोन को सिंगल डेली की कैंडल ने खत्म कर दिया, उसका कोई वजूद ही नहीं समझा। तो हम उस कैंडल को इग्नोर, उस बाइंग प्रेशर को इग्नोर नहीं कर सकते जो इस एरिया से शुरू हुआ। देखो ये एरिया भी, ये वाली कैंडल भी ना उसी क्वार्टरली के प्रॉक्सिमल से टकराई थी, नीचे आ गया था प्राइस थोड़ा सा। नेक्स्ट डे इसी एरिया में फ्रेश बाइंग बनी, इस विक और इस विक के बीच में, इन दोनों विक के बीच में कोई फ्रेश डिमांड बनी जिसने एक सिंगल डे के अंदर उस क्वार्टरली वाले सप्लाई जोन की ऐसी तैसी फेर दी और नेक्स्ट डे और प्राइस ऊपर गई, नेक्स्ट डे 20% अप, उसके नेक्स्ट डे मंथली के डिमांड जोन से टकराई और नीचे आ गई। क्या हम ऑथेंटिक डिमांड जोन और ऑथेंटिक सप्लाई जोन का कंसेप्ट समझ पा रहे हैं? क्या ये डिमांड जोन ऑथेंटिक है, लेग इन, बेस, 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 लेग आउट, जिसने अपने इस प्रीवियस डिमांड जोन, इससे पहले कौन सा डिमांड जोन बना है, ये, इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दी, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, क्या ये ऑथेंटिक सप्लाई जोन है? अगर कोई आज की डेट में सिर्फ डिमांड और सप्लाई को समझ के इस 66 रुपीस पे सेलिंग कर देता है, तो आपको लग रहा है कि उसकी सप्लाई 2:1 का उसे टारगेट दे देगी? हो सकता है एक बार के लिए प्राइस इस एरिया में आए और रिएक्शन दे, लेकिन 2:1 का टारगेट देगा इस बात पे मुझे गहरा शक है। ओरिजिन को भी अगर हम पकड़ लें, सिर्फ यही वाली कैंडल को पकड़ लें और दूसरी कैंडल को हम यहां पर मार्क कर दें, सिर्फ ये वाला एरिया, सिर्फ इस वाले एरिया को भी ट्रेड करने पर उसे 2:1 मिलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। रीजन बीइंग, जो ये सप्लाई जोन बना है, लेग इन, बेस, लेग आउट, लेग आउट, लेग आउट, आप 3 लेग आउट वाला भी मान लो, इसने इस वाले डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। अभी तक तो आप कहोगे यार डिमांड जोन के लिए 3 कंपोनेंट कह रहा था, अब कह रहा है सिर्फ जो ये विक वाला एरिया है ना, ये भी डिमांड जोन है। हाँ जी, अभी तक जो हमने पहली 5-6 क्लासेस में पढ़ा वो सिर्फ बेसिक था, अब एडवांस पढ़ रहे हैं और एडवांस के बाद हम पढ़ेंगे प्रो। तो एडवांस और प्रो जिसके समझ में आएगा वही प्राइस मूवमेंट को पहले से जज कर पाएगा और वही इस एरिया में आके अपनी बाइंग कर पाएगा और वही इस 10-11-12% के अप मूव को एंजॉय कर पाएगा। अभी मेरे से ग्रुप पे किसी ने पूछा कि भाई साहब हम म्यूचुअल फंड क्यों ना ले लें? यार कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप सही लोकेशन आइडेंटिफाई करके सेम डे के अंदर 8, 9 या 10% का आप मूव ले सकते हो? म्यूचुअल फंड, या ये मैं अगर इसकी भी बात कर लूं, निफ्टी पीएसयू की, तो पिछले 1 साल में लगभग अपने ओरिजिनल प्राइस से 2-3 गुना हुए हैं। कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो पिछले 1 साल के अंदर 3 गुना हुआ हो? चाहे वो स्मॉल कैप के लिए है, चाहे वो मिड कैप के लिए है, चाहे वो लार्ज कैप के लिए है। द आंसर इज शायद कोई भी नहीं। तो जब आप अपने खुद के एनालिसिस कर सकते हो तो किसी और पे भरोसा क्यों करना? अपना खुद का पैसा अपने हाथों से खुद लगाओ, सही एरिया को आइडेंटिफाई करके लगाओ। जो आने वाले टाइम में एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, आपकी हेल्प करने के लिए लाइफ टाइम मेंटरिंग सपोर्ट आपके साथ है। मिलके चलेंगे, सब भाई मिलके करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कोई कमी मेरे से रह गई आप बताना। हमें ट्रेड ज्यादा से ज्यादा नहीं ढूंढनी, रादर कम से कम ढूंढनी है।
हर ट्रेड के अंदर खोट निकालना है कि भाई तेरी ट्रेड इसलिए गलत है, हिरेन भाई आप यहां गलती कर रहे हो, दिव्यांश आप यहां गलती कर रहे हो, सुमित जीजू आप यहां गलती कर रहे हो। तो जब हम गलतियां निकालेंगे तो हमारी ट्रेड मिनिमम होंगी, लेकिन जो ट्रेड होंगी वो 10% 12% के अपमूव में सिंगल डे की कैंडल के साथ वाली होंगी। मान लेते हैं इस एरिया में हमें शायद एक दो दिन लग भी जाते, पर मुझे साफ साफ दिख ही रहा था भाई कि इस सिंगल के डेली कैंडल ने क्वार्टरली की कोई परवाह ही नहीं की। तो इस एरिया में जैसे ही प्राइस आएगी, एक दिन भी रुकना मुश्किल है, वो सेम डे ही रिएक्ट करेगी और 10-11% का टारगेट दे जाएगी। और वही हुआ, सेम डे मूव करी और 10-11% का टारगेट दे गई। आज की क्लास में, क्लोजिंग कंसेप्ट वाली क्लास में, कुछ डाउट हैं तो आप पूछिए। ट्रेंड एनालिसिस हम अगली क्लास में सीखेंगे। यहां तक के डाउट्स आप प्लीज पूछिए।